और मैंने इसको एक ही चीज़ बताई, यार ये लास्ट चांस है, सेकंड चांस नहीं मिलने वाला। मैंने इतने बोला इसको, क्योंकि ये आपका लास्ट चांस है, सेकंड चांस नहीं मिलने वाला। सर को भी बोला था ये, तो सर ने भी फिर बाकी इंस्टीट्यूट्स में बोला, उनको पसंद आई थी मेरी स्ट्रेटजी। तो मुझे लगता है ये चीज़ करना चाहिए बच्चों को। आपके थ्रू आप गए हो, अब अपने माँ बाप का जो है सपना पूरा करने के लिए गए हो। आप खुद के लिए नहीं गए हो, अपने माँ बाप पहले उनका देखो। हाँ बोला, ये सीनियर्स को देखा है मैंने, बहुत मुश्किल होती है, सेम चीज़ें फिर से रिवाइज करना, फिर से पढ़ना, इट्स सो डिफिकल्ट, सेम जगह जाना, सेम रातें, सेम वक्त, सेम पेरेंट्स को रात भर मतलब कॉल करना, ये है वो है, तो वही चीज़ है भाई, बहुत बड़ा इशू है ये। मैं देख रहा हूँ 149 मेरे दोस्त को आए, लाइक क्या ही बताऊँ, बेचारा क्या सोच रहा होगा कि एक क्वेश्चन सीधा हो जाता, फिर इस चीज़ में इंसान लग जाता है। तो मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ भाई, बहुत पहले से ही पढ़ो, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ो इंशाल्लाह। तो हेलो गाइस, वेलकम टू एफएमजी गॉट लेटेंट सीजन 2 में। एंड जैसे आपने बहुत सारा प्यार दिया एफएमजी 1 सीज़न को, तो हमने सोचा कि अब नेक्स्ट सीज़न भी लाया जाए। और हमारे पहले जो गेस्ट हैं वो हैं हमारे डॉक्टर शाहिद सजात लोन। एंड इनके साथ ही हम पहली जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं सीज़न 2 की। तो ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए भी, क्योंकि इन्हें हम जानते भी हैं, पर्सनली भी हम जानते हैं, हमारे ही वो स्टेट के हैं और इनके नंबर भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आप भैया आप अपने बारे में कुछ बताइए। रखेंगे, बाकी काट देंगे जो भी बीच में हो रहा है ना। अच्छा, तो सो माय नेम इज़ शाहिद सजात लोन। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और इस बार मैंने 2026 का जो जनवरी में एफएमजी हुआ था, उसमें मैंने 224 मार्क्स लाए थे एंड आई हैव क्लियर्ड इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। और भैया आप एक चीज ये बताइए, जैसे बहुत सारे बच्चों, आपकी शुरुआत कैसे हुई शाहिद से? डॉक्टर शाहिद की सफर कैसे, मतलब स्टार्टिंग से बिल्कुल बताइए, आप बिगनिंग से कैसे शुरुआत हुई जब आप अच्छा, एंट्री किए होंगे उसमें? ओके, एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था जो पहले गया था यहाँ ओश स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो एंड हमारे टाइम पे कोविड हुआ था। मैं नीट में अपेयर हुआ था तो मुझे बीडीएस मिला था, बट माय पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद दैट। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें ये नहीं करना है, तुम देख ले कुछ और कर ले, मतलब एमबीबीएस ही करना है हमें। बट उस साल का जो नीट हुआ वो लेट हो गया बहुत, अक्टूबर में। तो अभी टाइम भी जा रहा था, साल वेस्ट हो रहा था। तो फिर पापा ने बोला कोई मसला नहीं, तू फॉरेन में ही कर ले। उस साल हो भी जाता शायद मेरा, लेकिन पापा ने बोला मुझे साल वेस्ट नहीं करना, तू निकल जा बाहर ही। तो फिर मैं ओश आया था। तो अभी जी। थोड़ा-सा आप अपना बैकग्राउंड बताइए, एकेडमिकली आप कैसे थे? मतलब यहाँ तो हमने आपको देखा हुआ है हर चीज़ें, लेकिन थोड़ा अपने ऑडियंस के लिए भी कि कॉलेज में आपका कैसा था, नेचर वगैरह, पढ़ाई वगैरह, वो सारी चीज़ें? क्या हम्म। आपने लास्ट ईयर में पढ़ाई की है कि स्टार्टिंग से की है, ये भी हाँ, थोड़ा क्लियर कर दे। हाँ। सीरियसनेस कब से डेवलप हो गई आप में कि हाँ, पढ़ना है? जी, एक्चुअली एवरेज स्टूडेंट ही था मैं, मतलब जब स्कूल्स में भी आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। जब यूनिवर्सिटी गया, कॉलेज गया ओश, तो पहले मतलब एक चीज़ थी जहन में कि अपने पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, और इसको मैंने वो ना, एक जैसे हम खाना खाते खेलते हैं, अपना प्रॉपर टाइम होता है लंच का, डिनर का, तो मैंने इसको भी अपना वो पार्ट बना लिया था कि भाई मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। और मेरा एक कज़िन भी था, उसने भी मुझे सपोर्ट किया बहुत। तो वही था कि मैंने उसको एक पार्ट बना लिया अपनी लाइफ का, पढ़ना है, इट्स अ पार्ट, जैसे हमारा लंच डिनर करना एक पार्ट है, वही इसको भी बना लिया था फर्स्ट ईयर से ही। फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक, इवन ये 6 महीने भी जैसे मैंने पहले पढ़ा था, वही ऑनेस्टी के साथ मैंने कंटिन्यूअसली। बीच में होता है कि हाँ ईद आ गई, कुछ और मसले है वो ये, लेकिन कंसिस्टेंसी थी कंटिन्यूअसली। वो एक ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, एक एवरेज लाइन पे मैं पढ़ रहा था। मतलब आप कंसिस्टेंटली डेली ही आप लगभग पढ़ लेते थे। और भैया हाँ, आपने क्या क्या स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज को फॉलो किया होगा, मतलब यहाँ पे ओश में? एक्चुअली जब फर्स्ट ईयर में आया था तो मैंने ऑलरेडी एक सीनियर मिला था मुझे, जब मैं गया था उससे पहले कश्मीर में ही मिला था। तो उसने मुझे कुछ प्लेटफॉर्म्स दिखाए थे कि ऐसा होता है, यहाँ से पढ़ना होता है। बहुत सारे आप लोगों को भी पता है, पीएमडीसी जो हुँ, भी है। तो हम्म। उसमें से एक मैंने लिया था फर्स्ट ईयर में प्रॉफ वाइज। तो पहले मैंने प्रॉफ के हिसाब से पढ़ा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में। फिर ऐसे ही सेकंड ईयर में जो सेकंड प्रॉफ लेता था, तो उसमें भी अलग अलग टीचर्स थे। तो फिर उस प्लेटफॉर्म के टीचर्स जो थे ना, वो थर्ड ईयर तक चेंज होते गए। बीच में थर्ड ईयर में कुछ और आ गए, फोर्थ ईयर में कुछ और आ गए। तो कोई कॉमन सोर्स नहीं रहा, लेकिन जो प्लेटफॉर्म था वो एक ही था मेरे पास। तो उसी को फॉलो करता गया। मुझे लगता है आई थिंक 4-5 बार मैंने तो मतलब 19 सब्जेक्ट वीडियो कर लिए थे, क्योंकि देखता था फिर खत्म हो जाता था, फिर देखता था फिर खत्म हो जाता था। फिर लास्ट में आके मतलब लास्ट सेमेस्टर में मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग थी,
उनके साथ मैंने राब्ता किया था, तो फिर मैंने उनको फ़ॉलो किया। क्योंकि लास्ट में ना वो जो पहले हमने पढ़ा था वो डॉक्टर बनने के लिए था, कि भाई हाँ, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर बनना है। अब एग्ज़ाम भी पास करना है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा कंसाइज़ जो मटीरियल था उसको यूज़ किया 6 महीने में। जैसे मान लीजिए आपने तो मतलब यहाँ पढ़ा 4-5 बार, अगर कोई नहीं 4-5 बार पढ़ता है, जैसे हमारे मतलब हम भी हैं वैसे ही, हमने भी एक एक आध बार ऐसे खत्म किया है, लेकिन हम चाह हाँ, रहे हैं कि और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो 4-5 बार तो नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे कि वो कैसे पढ़ें? अब मान लीजिए कि जो फर्स्ट ईयर में यहाँ पे है और वो क किस तरीके से शुरुआत अपनी करे, कि उसको बाद में कोचिंग की ज़रूरत भी ना पड़े, अगर ऐसा हो सके तो? जिस हिसाब से आप एग्ज़ाम हो रहे हैं, मतलब इस साल जो 2 एफएमजी हुए जून के और दिसंबर के, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ये जो 6 महीने वाला सीन है बहुत मुश्किल हो सकता है बच्चों के हुँ। लिए। बाकी लक भी काम कर सकता है, क्योंकि मैंने देखा ये चीज़ होते हुए। बट जिसने भी एटलीस्ट पिछले 3rd ईयर से स्टार्ट किया होगा, क्योंकि क्या होता है ना एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम इज़ टोटली डिफरेंट। प्रेशर-वेशर का छोड़ो आप, जो पूछते हैं ना, वो बड़े प्रोफ़ेसर्स होते हैं, मतलब जिन्होंने वो क्वेश्चन पेपर सेट किया होता है, 30-30 साल उनका एक्सपीरियंस होता है इस अपने-अपने सब्जेक्ट में, वो पेपर सेट करते हैं। तो वो थोड़ी आपको ये सब चीज़ें पूछेंगे कि मतलब सिंपली आ जाओ 6 महीने में पढ़ के हो जाएगा। तो वो प्रॉपर्ली क्लिनिकल बेस्ड जब आपकी बेसिक नॉलेज होगी ना डॉक्टर बनने वाली, कि भाई हाँ, सच में मैं डॉक्टर हूँ, वो वाली, तो वो आपको हेल्प करेगी मोर देन 200 स्कोर करने के लिए। अब 150 में तो लक चलेगा फिर, कि अगर आप 6 हुँ। महीने की कोचिंग कर रहे हो, वो 160 170 तो आ ही सकते हैं, उसमें लक भी काम करता है और थोड़ा बहुत वो कोचिंग मटेरियल भी। उस बच्चे के लिए, लेकिन जो बच्चा पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा, जिसको आइडिया है सब्जेक्ट्स का, वो मोर देन 250 भी स्कोर कर सकता है कोचिंग मटेरियल में। क्योंकि कोचिंग और मटेरियल में भैया होता है सब कुछ, हुँ, लेकिन हुँ। ऐसा है ना कि उसको फिर समझना भी है ना, क्योंकि अगर बेसिक तुम्हारे क्लियर नहीं है, तुम नहीं समझ पाओगे प्रॉपर्ली। हुँ, तो ये है। और टाइम भी कम रहता है, वो 6 महीने में कॉप अप करना भी बहुत मुश्किल है, कि उसके लिए या तो आप 8 18 घंटे पढ़ो, मतलब 16-18 घंटे बिल्कुल इफ़ेक्टिवली। तो हाँ। भैया एक चीज़ और है कि आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कितनी की है मतलब ओश में, वहाँ जाने से पहले? ऑनेस्टली बताऊँ, मैं ज़्यादा एमसीक्यू नहीं करता था। मैं बस वीडियो देखता था। वो ना, वो होता है ना जो डोपामाइन रश, कि आज नया कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया वीडियो देख लिया टीचर का। मैं चाहता था कि जल्दी वीडियो फिनिश हो जाए, ये सब्जेक्ट फिनिश हो जाए, फिर मुझे याद रहता ना रहता, मैं वो नहीं देखता था। मैं बस हाँ भाई, मैं गो थ्रू करता था कि मैंने ये देखा है कहीं पे, ये मैंने सुना है, ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता था। कॉन्सेप्ट की बात है वो क्लियर, लेकिन कोई चीज़ फैक्ट है उसको याद रखना है, वो भूल सकता हूँ। उस टाइम याद रखने की कोशिश होती थी, वो पैसिव रीडिंग होती है ना वीडियो देखकर। लेकिन फिर अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल उसी चीज़ को बार-बार देखता ना, एक ही सब्जेक्ट को मुझे याद करना है, नोट्स याद करना है, तो मुझे लगता है 1 साल भी कम है, एक सब्जेक्ट को याद करने के लिए। तो वो तो नहीं हो हुँ, पाता। तो वही एक स्ट्रैटेजी थी कि भाई पहले 19 सब्जेक्ट कर लो, वन्स ना हैंडशेक कर लो सब्जेक्ट्स के साथ कि भाई हेलो, फिर नेक्स्ट टाइम तुम पढ़ोगे तो फिर उससे नाम पूछो, हेलो व्हाट इज़ योर नेम? फिर नेक्स्ट टाइम उसको बोलो हाउ आर यू? ऐसे-ऐसे करके मैंने कॉन्साइज़ किया खुद भी, तो यही था। मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और मेमोराइज़ेशन भी बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है। वही काम आता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में ना इतने लंबे क्वेश्चन्स होते हैं, इतना वो नहीं पूछते अब डायरेक्टली, मतलब सिंपल क्वेश्चन्स 2 लाइन 3 लाइन के क्वेश्चन नहीं होते अब। वहाँ पे 5-5 6-6 लाइन के क्वेश्चन, मॉनिटर इतना बड़ा होता है, हमारी फ़ोन हुँ। स्क्रीन पे तो वो तकरीबन ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो मतलब 10 मोबाइल पे तो 10-15 लाइन का आएगा वो क्वेश्चन, क्योंकि उस उधर 5-6 लाइन का था, इतनी बड़ी स्क्रीन पे। तो आप समझ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अ, और कहीं पे ऐसे एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन्स भी नहीं होते, किसी क्यू बैंक में, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ टीचर्स हैं, जैसे जैसे मैं ऑफ़लाइन में गया था, तो वो टीएनडी कराते हैं। उधर इक्विवेलेंट मतलब बोल सकता हूँ कि हाँ, वो टफ़ रखते हैं, टीचर खुद बनाते हैं क्वेश्चन्स, क्योंकि वो थोड़ा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होते हैं। उसी मतलब प्रैक्टिस कराते हैं पहले ही टीचर्स। और मैंने क्वेश्चंस भी कितने किए, मतलब यहाँ आके मुझे कोई काउंट नहीं है, ज़्यादा भी नहीं किए। लास्ट 2 महीने मैंने क्वेश्चन ही नहीं किए, बस ग्रैंड टेस्ट 2 दिया हूँ, बाकी नोट्स को रिवाइज़ किया हूँ, बस फ्लिप द पेज और दैट्स इट। और अच्छा टीएनडी हुआ एक था एक। हाँ, हाँ, जी। एक चीज़ आप बताइए जैसे नोट्स रिवीज़न जो होता है ना, ये बहुत हार्ड टास्क हो जाता है। वीडियो तो सब देख लेते हैं, फिर रिवीज़न के टाइम पे क्योंकि हम भी नो वीडियो तो देख लेते हैं, फिर रिवीज़न के टाइम पे लगता है यार क्या ये चीज़ है, फिर लगता है ये तो पहली बार देखी गई है और और 300 पेज याद करना, ये भी हम लोग के दिमाग में एक रहता है कि डाउट हाँ, कि नहीं कैसे हो याद पाएगा। रहेगा? कितनी बार रिवाइज़ करेगा कोई?
कोई ऐसा ईज़ी तरीका या फिर जो जनरली वैसा ही करना चाहिए आइडियली, वैसा कोई तरीका बताइए अगर? देखो वहाँ पे जहाँ मैं ऑफ़लाइन में गया था ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं ऑफ़लाइन में जो जो बच्चा खुद नहीं मतलब पता कर सकता, वहाँ जाकर पता चलती है। जैसे वहाँ पे एक टीचर है, उन्होंने हमें बताया था कि अगर तुम अभी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है? 2 दिन 3-3 टीचर ने पढ़ा लिया, तो उसको उसी दिन रिवाइज़ करो, शाम को बैठ के जो पढ़ा, उसको रिवाइज़ करो। तो वो करते थे। अब नेक्स्ट दिन उसने दूसरी चीज़ पढ़ाई, नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ा। अब जो पीछे वाला टॉपिक कल पढ़ा था, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे उसके लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, उसको पढ़ने के लिए। जो सेम डे किया उसको रिवाइज़ करने के लिए टाइम मिलेगा 2-3 घंटा। तो टीचर क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि तुम्हें वापस जाके उसको भी पढ़ना है, जो कल तुमने पढ़ा उसको भी पढ़ना है। तो उसको देख के एक बार पढ़ लो और जब तुम्हारा 1-2 सब्जेक्ट 3-4 सब्जेक्ट हो गए, तो फिर जो पहले सब्जेक्ट किया था, अब सेम डे का रिवाइज़ करो जाकर, पहले क्लास लेकर फिर उसको रिवाइज़ करो और जो पहले वाला सब्जेक्ट पढ़ा था, उसको भी देख लो, फ्लिप थ्रू। जल्दी-जल्दी देख लो। तो इससे क्या होता था, एक दिन में ही मैं पीछे वाला सब्जेक्ट भी देखता था, उसका रिवीज़न हो गया उसका एक रिवीज़न और जो सेम सब्जेक्ट सेम डे उसका भी रिवीज़न हो जाता था। और फिर उसने सर ने ये भी बोला था कि टिक लगाया करो कि एक दिन मुझे ये सब्जेक्ट करना है, सेम डे एक सब्जेक्ट और क्वेश्चंस कुछ 10-20 ऐसे सर ने एक स्ट्रैटेजी बताई थी। तो यही करते-करते जब लास्ट 2-3 महीने हो जाते हैं ना, तो आपने जैसे अगर यही चीज़ फ़ॉलो की है कि मैंने सेम डे सब्जेक्ट किया और मैंने जो लिस्ट बनाई थी, एक दिन एनाटॉमी करूँगा, फिजियोलॉजी करूँगा इस सब्जेक्ट के साथ, तो लास्ट में जब देखते हो ना आप 3 महीने के बाद, 3-4 रिवीजन हो गए होते हैं उन सब्जेक्ट्स के। आप ये समझ भी रहे हैं सही बात? स्ट्रैटेजी है। और कोचिंग वाले ही ये सब मैनेज भी करके देते हैं कि हाँ, ऐसे-ऐसे करना है। हम तो सेल्फ तो वो सारी चीज़ें कर नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ, तो एक टीचर ने हाँ। बोला था उधर, तो ही टोल्ड मी अबाउट दिस मतलब सब बच्चों को बोला कि ऐसे कर हुँ। सकते हो। अब कुछ बच्चे फ़ॉलो करते, कुछ नहीं, कुछ बच्चे बहुत सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ते हैं, तो वो अलग हुँ। बात है। लेकिन मैं मतलब ऐसा ही किया। कितना जी। टाइम भैया आपको मिल पाता है जैसे कि अगर रिवीजन जैसे 8-9 घंटे तो क्लास होती है, उसके बाद फिर रिवाइज़ करो, फिर बिल्कुल। पुराना भी रिवाइज़ करो? हाँ, मिल जाता है क्योंकि 8-9 से क्लास स्टार्ट होती है, 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, 2-4 ब्रेक भी मिलती है बीच में और ब्रेक भी लंबी ही होती है मतलब 1 बजे वाली 1 घंटा मान के चलो, उससे पहले 20 मिनट टीचर 15 मिनट बोल के लेकिन 20-25 मिनट की ब्रेक हो ही जाती है, वापस आने में बच्चों को वो या कुछ टीचर्स हैं जो नहीं मानते एग्ज़ैक्टली टाइम पे स्टार्ट करते हैं, जिसकी मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था जिसने हमें ये स्ट्रैटेजी बताई वो ही वाला टीचर, वो टाइम बराबर स्टार्ट करता है। तो ऐसा होता है ना उस ब्रेक में भी मैं थोड़ा यूटिलाइज़ करता था उस चीज़ को। ब्रेक में क्योंकि मेरे को आदत नहीं थी चाय-वाय पीने की, मेरे को नींद नहीं आती थी। तो मैं जाता था लाइब्रेरी उधर ही थी, मतलब जस्ट क्लास के बाहर निकल कर ही लाइब्रेरी थी। तो मैं बैठ के अपने नोट्स जो सर ने अभी पढ़ा है ताज़ा था, टाइम भी नहीं लगता था, 10-15 मिनट में उसको गो थ्रू करता था। तो मेरा अच्छा रिवीज़न आप उधर ही हो जाता था। मान लीजिए ऐसे तो आप कर लेते थे। ऐसे आप पूरे डे में कितने आवर्स मतलब आपको लग रहा है कि इफ़ेक्टिवली आपकी स्टडी होती थी? मान लीजिए क्लास के अलावा, क्लास 7-8 घंटे के अलावा, कितना आपको मेहनत और करना पड़ता था पर डे पे? पहले-पहले तो थोड़ा लंबा लगा मुझे मतलब मुझे लगता है पहले 1 महीने, डेढ़ महीने तक मैं 2-3 बजे तक वापस आता था मतलब अपने रूम पे। फिर सुबह 7-8 बजे मैं उठ के रैपिडो बुक करके जाता था। मतलब मैं 5 मिनट पहले उठता था, 10 मिनट पहले क्लास से, जल्दी मुँह हाथ धो लिया, नहा लिया कुछ, रैपिडो बुक होती थी, मैं उस पे चढ़ के ना चला जाता था ताकि मेरा टाइम बचे। वो मैं सोने में लगाता था वो टाइम। तो देख लो आप कितना टाइम हो सुबह 8 बजे से रात के 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे एवरेज डेढ़ बजे मान के चलो आप, डेढ़ तक। मतलब 8 साढ़े 8 बजे क्लास खत्म होती होगी और उसके बाद आप 2-3 बजे तक 4-5 घंटे की खुद सेल्फ स्टडी करते थे। हाँ, 5-6 घंटा उससे वो रिवाइज़ में चला जाता था वही सब। क्योंकि रिवाइज़ मैंने हुँ। बोला ना आपको कि रिवाइज़ में मैं पीछे वाला सब्जेक्ट भी देखते थे ना हम। हाँ। हाँ, तो अच्छा वो भैया देखते आप थे वो जो जीटी दे हुँ, रहे थे आप मतलब बीच में भी दिए होंगे आप, तो कितने हाँ, मार्क्स आ हाँ। रहे थे मतलब स्टार्टिंग फेज़ में? 6 महीने वाले में या पहले जो मैंने जीटी जो दिया 6 था, महीने के उसमें क्या बीच में आप दे रहे थे जो यहाँ वहाँ पे दिल्ली में जाके? मैंने ज़्यादा नहीं दी जीटी, मैंने आई थिंक 1, 2, 4 जीटी दिए मैंने टोटल और ओश में दिए थे 1-2 करके। ओश से निकल कर एक बार, ओश में 1 और यहाँ पे ओश में जब मैंने पहली बार दिया था लाइक जो मैंने पहले स्टडी की थी वो हुँ। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से, तो मैंने ऐसे ही दिया था।
मतलब मजाक में न्यू ईयर था, मेरे दोस्त बाहर गए थे तो मैंने बोला मैं क्या करूं, मैं ऐसे ही दिया। तो उसमें मेरे 154 आए थे ऐसे करके, तो मुझे लगा चलो हो जाएगा, शायद एराइज का था वो टेस्ट। हम्म फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया तो मैंने फिर से एक दिया, उसमें 182 आए थे। तो फिर अगस्त में मैंने दिया 9 अगस्त को एक, उसमें मुझे 202 आए थे प्रेप वाले पे। तो हम्म फिर फर्दर चला गया, फिर मैंने नवंबर को दिया था और एक 9 नवंबर को, अगस्त, हाँ 9 नवंबर को दिया था मैरो का, उसमें 196 आए थे। फिर उसके बाद मैंने अराइज का दिया, तकरीबन एक महीना पहला था एग्जाम से पहले, उसमें 225। फिर लास्ट में प्रेप का, उसमें 252। फिर मैंने कोई नहीं दिया। मान लीजिए जब एग्जाम आपका था उसके एक हफ्ते पहले या फिर कितने दिन पहले आपने लास्ट रिवीजन करा था, कि पूरे सब्जेक्ट का एक लास्ट रिवीजन कितने दिन पहले हो चुके थे आपके? एक्चुअली मैं कश्मीर आ गया था, तो मुझे मैंने क्या रखा था, 10-15 दिन, 10 दिन रखे थे मैंने 19 सब्जेक्ट्स के लिए, कि मुझे 19 सब्जेक्ट्स 10 दिन में ख़त्म करने हैं। तो 13 को मेरी फ़्लाइट थी, 17 को एग्ज़ाम था। 4 दिन पहले मैं गया, क्योंकि भरोसा नहीं, यहाँ पे फ़्लाइट्स डिले भी होती है, बर्फ़ पड़ गई वगैरह। तो मैं 4 दिन पहले चला गया था, बस 1-2 नोट्स उठा के साथ। तो आप मान के चलो 13 को मैंने लास्ट रिवीजन किया था, उसके 13। बाद डायरेक्ट आपने एग्जाम? उसके बाद फिर मैं रूम पे बैठा था दोस्त के, वहाँ पे उतनी पढ़ाई नहीं हुई, मतलब नहीं हुई पढ़ाई, बट कान में ईयरफोन लगा के जो कुछ टीचर्स के होते हैं ना, वो 2 घंटे वाले वीडियोस, हाँ हाँ रैपिड नहीं, मतलब वो एलआरआर टाइप का, एमसीक्यू वो सब टाइप? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे टाइप में। हाँ, मैंने बोला बेकार बैठने से बेटर है कुछ कर ले, तो वही सब अच्छा देख रहे, भैया, उसमें से भी कुछ ये क्वेश्चन आए थे। ये जो एग्जाम डे होता है, जैसे आपने एंट्री ले, जब एग्जाम के दिन जा रहे थे आप, तो एक डर नहीं लगा कि नहीं हुआ तो क्या, मतलब एक वो तो मतलब पहले से ही माइंडसेट लग रहा क्या था था। आपका? हाँ वो तो जब मैं वहां से निकला था, लाइक श्रीनगर से जब मैं गया था एयरपोर्ट से, तभी लगा मुझे कि भाई डर लग रहा है, क्या होगा अगर नहीं हुआ तो। क्योंकि एक ही चीज का डर रहता है कि सीनियर्स को देख के वहां हाँ पे ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको कि मतलब जिनके 2 4 11 10 7 अटेम्प्ट ऐसे भी है, लेकिन देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। मैं सब नहीं, फ्यू फ्यू पीपल ऐसे भी होते हैं ना कि जो नेगेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव। वो पढ़ते भी नहीं है, बस आपका टाइम वेस्ट करेंगे, आपके साथ भी बात करेंगे, उसके साथ भी बात करेंगे। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बहुत टॉक्सिसिटी है। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, आपके पास आएगा, अरे भाई उससे पढ़ लेता, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इसके इससे एमसीक्यू क्यों लगा रहा है। मतलब ऐसे भी लोग आते हैं उधर, तो मतलब समझ रहे हो आप, ये सीन भी हम्म होता है। मतलब ऐसे वैसे लोगों आपका से दूर क्वेश्चन, रहना है हमें। हाँ ये चीज बहुत है, ये चीज बहुत होती है, मतलब मतलब होते हैं कुछ लोग ऐसे भी, जो आप पंचायती करते हैं, पीछे पीछे टेंशन होते है आपको, आप पढ़ रहे हो, अच्छे राह पे जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको पीछे से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही अच्छा, करेंगे। मान लीजिए जैसे हमारा लास्ट ईयर चल रहा है, हम भी नेक्स्ट टाइम जैन में, हमारा जैन या दिसंबर में नेक्स्ट ईयर होने वाला है एफएमजी, तो हम्म, 6 महीने हमारे लिए काफ़ी है। हाँ आप लोगों ने बहुत पढ़ा है पहले से, यू आर अरे डॉक्टर्स आप। नहीं भैया, मतलब एक एवरेज बंदा हो बिल्कुल, हाँ, जो नॉर्मल, क्योंकि पढ़ाई एक अलग एक चीज़ है। ओवरव्यू बस गया हो, याद ना हाँ, हो कुछ भी। क्योंकि पढ़ाई हमने करी है, लेकिन वही है कि दिमाग में उतनी चीज़ें रिटेन नहीं रह पाई है, और एमसीक्यू भी नहीं करा है हमने। कोई मसला नहीं है, मैंने खुद एमसीक्यू नहीं किए, 5 साल में एमसीक्यू नहीं किए। जब कोई सीनियर आके बोलता था इस क्वेश्चन का क्या है, तब लगाता था। इवन मैंने आपको अभी भी बोला, मैंने ज़्यादा एमसीक्यू नहीं किए, थोड़े 2 4 जीटी दिए थे, वो भी मैं गिन के दे रहा हूँ, उससे 1 2 और वहाँ पे 2 3। वो भी लास्ट में जब मैंने सर से पूछा, सर खलील सर से पूछा था मैंने, सर क्या करूँ मैं, तो बोला 1 2 जीटी दे दे। तो मैंने 1 जीटी दिया था लास्ट में, लास्ट के 15 दिन में। तो और क्वेश्चंस जो थे वही जो उन्होंने टीएनडी कराए थे वो किए थे। और दूसरी चीज़, एवरी सब्जेक्ट जब होता है ना ख़त्म, तो ख़त्म के बाद वो एक उसका 50-60 क्वेश्चन का एग्ज़ाम लेते हैं। उस पे रैंक डिसाइड भी होती है कि मतलब आप, आपकी रैंक क्या आई, कितने बच्चों ने दिया, वो सब। तो वो चीज़ें करता था मैं, जो क्लास में दिया उन्होंने, जो ऐप पे मिला वो करता था मैं। तो बस वही अच्छा, किया, अगर आप डेली गिन के मतलब बताऊं। हम्म। डेली मान लीजिए आपने वीडियो देखा, मतलब वहाँ पे आपने लाइव क्लास अटेंड करी एंड फिर हाँ, रिवीजन करा, उसके बाद से आप एमसीक्यू भी करते थे पर डे उस टॉपिक का? मतलब वो सर ने बोला था, पीजे सर ने बोला था कि एमसीक्यू भी करना है, लेकिन मैं नहीं कर पाया।
ऑब्जेक्टिव मतलब हाँ बोलते हैं कि आपको करने चाहिए, क्यू बैंक्स ही करना चाहिए पहले 2-3 महीने में, लास्ट 2-3 महीने में पीवाईक्यूज पे जाओ, मतलब टीचर से ही बोलते हैं। मैं अपना बोल रहा हूँ जो मैंने किया, लेकिन करना चाहिए हाँ वो सब जो टीचर बोलते हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन ही नहीं किए, ना मैंने क्यू बैंक किया, ना मैं शाम को जो होता था कभी कभी जब मेरा मन करे कि भाई आज क्वेश्चन लगाता हूँ, कस्टम करता था ऐसे ही कुछ रैंडम, तो मेरा 70% हर किसी 70% से नीचे कभी नहीं आया। जब भी देता था कोई भी कस्टम, मैं नींद में भी देता 70% ही जाता था मेरा कस्टम मॉड्यूल, तो ज़्यादा क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया। उसका भी एक रीज़न था, वही प्रयास सर ने बोला था कि भाई तुम कितना भी क्वेश्चन बैंक कर लो, कितना भी वो सब कर लो, उनकी लैंग्वेज ही अलग होती है वहाँ पे एग्जाम में जाके। सो बेस्ट इज कि तुम्हारे नोट जो तुम्हारे पास है, अगर तुमने तुम्हारे नोट से कोई चीज़ आई वो गलत नहीं होनी चाहिए, वो बोला था सर ने। तो बस मैं उसी चीज़ को फोकस किया, भाई नोट है मेरे पास, मुझे इंग्लिश आती है, कितना ही डिफरेंट होगा फिर। अगर मेरे को सही बात। कॉन्सेप्ट्स बिल्ड अप है ऑलरेडी, फैक्ट्स थोड़े मालूम है जो मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं, उस चीज़ को इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ, जैसे पैथो है, माइक्रो है, हमारी फार्मा है, मेडिसिन है, ये सारा इंटीग्रेटेड ही है। तो वैसे ही क्वेश्चन क्लिनिकल बेस्ड आते हैं, तो अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ, इंग्लिश समझ पा रहा हूँ और मेरे पास बैक नॉलेज कॉन्सेप्ट्स है, आराम से आप क्वेश्चन कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। बस एक चीज़ है, टीएनडी ने वो मेरा डर निकाला, क्योंकि सर ने थोड़े क्वेश्चंस मुश्किल दिए थे, कुछ टीचर्स ने, मतलब जिससे ना मैं बैठता था क्वेश्चन करने, मुझे डर लगता था, मैं उछलता था, मैं भागना चाहता था कि भाई क्या करूँ मैं एग्जाम हॉल में, एकदम हार्ट पाल्पेट करता था ऐसे ही कि क्या करूँ, लेकिन वो एग्जाम नहीं था। तो मैं खुद को सिखाता था उसी में कि भाई करना है, कोई जो भी है देख ले, अभी देख ले। तो वो चीज़ें प्रैक्टिस हुई थी उन क्वेश्चन से, वो जो डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उनको करके। तो फिर जब उधर गया, उधर कुछ लगा ही नहीं, उधर मैं टांग पे टांग बैठ के ऐसे कर रहा था क्वेश्चंस को अच्छे से, तो वही हुआ, आसानी और हुई भैया फिर। आपने आपने सोर्स चेंज किया कोचिंग का, कि वही सेम सोर्स फॉलो किया जो 19 सब्जेक्ट के थे टीचर्स, कि वहां पे भी सेम जाके कुछ सेम, सेम 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 मतलब चीज़ को फार्मा फॉलो से किया। लेके हर सब्जेक्ट का आपने सेम ही टीचर फॉलो किया जो ऑफलाइन में है? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने सेम टीचर्स को फ़ॉलो किया। लास्ट में मतलब थोड़ा बहुत जो वही देते हैं, एक क्यूआरपी बोलते हैं उसको, शॉर्ट सेशन एक सब्जेक्ट का देखा था, एनेस्थीसिया। मुझे वो समझ नहीं आती थी। बुक में बहुत लिखा था तो मैंने क्यूआरपी देखी थी। वो 10 पेज पे थी वो बस टोटल। उसको हाँ भी एक बार देख लिया था मैंने, तो और फिर छोड़ दिया। 2-3 सब्जेक्ट को मैंने छोड़ के गया था, मतलब लास्ट में रिवीजन नहीं किया था लास्ट महीने में। बट हो गया उनका, छोटे सब्जेक्ट्स को। लेकिन छोड़ना नहीं है कुछ भी। उनको ऑलरेडी ना 6-7 बार रिवाइज करके मैंने छोड़ा, मतलब वो बोल रहा हूँ मैं। हम्म मतलब सारे ही सब्जेक्ट करना है एकदम अच्छे से, अपना 100% देना है। 100% लास्ट में ना आपके बहुत रिवीजन हो जाते हैं। जब आप यूज्ड टू हो जाते हो ना अपने नोट्स का, आपको पता रहता है कि मैंने कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखी हुई है। इतनी बार फ्लिप, पहले टाइम लगेगा, पहले ना आपको मतलब 20-20 आधा-आधा घंटा लगेगा एक पेज पे भी कभी-कभी कॉन्सेप्ट बनाने में। रात को जो जब मैंने पहले भी बोला ना कि पहले 2 महीने में मुझे टाइम लगा बहुत, 3-3 बजे तक। फिर मैं 12 बजे तक फ्री हो जाता था फिर लास्ट में, और सुबह जल्दी आ जाता था फिर 5:30-5 बजे लाइब्रेरी, और फिर खुद का पढ़ता था। तो ऐसा है। तो अभी आप लास्ट में हमारे जैसे जूनियर्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या करके क्या आए वो ओश में होश जो? में या फिर अब्रॉड में जो भी पढ़ रहे हैं वो क्या करके आए वहाँ से? मैं एक सिंपल एक एनालॉजी बताता हूँ। जो मतलब जो फर्स्ट ईयर है, इफ उसमें सब आएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, और जो 6 महीने वाले हैं। आप एक एग्जांपल लो, एक बड़े बकेट की जिसमें 20 लीटर का पानी है, और एक जग की एग्जांपल लो जिसमें 2 लीटर का पानी है, और एक गिलास जिसमें 200 ml का पानी है। ठीक है, जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्योंकि इनका 6th ईयर है ना, मैं उस अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, 5.5 साल तक उनको इस बकेट से पीना है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली ग्रेजुअली। जो भी प्लेटफॉर्म्स है आपको पता ही है, पूरे वीडियोस देखने, लॉन्ग वीडियोस, बुक्स भी अगर मिलेंगी वो पढ़नी, कॉन्सेप्ट्स पे बिल्ड करना है, क्योंकि आखिरकार तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो। यू हैव टू बी ऑनेस्ट रहना है तुम्हें अपने लोगों के लिए। तुम इंडिया आ रहे हो, तुम्हें सच में डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो 5.5 साल तक तुम डॉक्टर बनो और कुछ मत सोचो, ठीक है। फिर जो लास्ट का 6 महीने बचेगा ना उधर, जैसे आपका अभी बच रहा है, तो इसमें आप कोशिश करो अब क्योंकि कॉन्सेप्ट सब बिल्डअप हो गए होंगे। अब क्या करो, अब जग से पीना है। जग में जो 2 लीटर पानी है ना, इसको आप रिवाइज करो, इसको पढ़ो, बस जो रैपिड रिवीजन होगा, ठीक है, उसको पूरा अच्छे से देख लो। फिर जब यहाँ आओगे ना आप, आपको 200 ml का गिलास देंगे, अब देखो कितना इजी होगा। आपने वो जो गिलास है ना 200 ml का, वो आपने रोज रोज पिया है बकेट से,
समझ रहे हो? तो बस ये एक मतलब सिंपल जितना हो एग्जांपल। सके उतना करके आए हम। हाँ, तो बहुत ईज़ी होगा, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है ना, फिर ये 200 ml कुछ नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट जो है, आपको पता है ग्लास से पानी कैसे निकालना है, कितना पीना है, कितने सिप लेने हैं, क्या करना है, और इवन वो ऑफलाइन वाले आपको गाइड भी कर रहे हैं कि ये करना है इस 200 ml। और वो 200 ml क्या होगा ना, उसमें से आपके मोर देन 200 क्वेश्चंस आएंगे, और वो बकेट पूरा 100% है। ये जो जग है ये 95% है, और ये ग्लास 80% है। अब बताओ आप क्या करना है लास्ट में, टाइम कम है, हमें कंटेंट कितना चाहिए, ये ग्लास जितना, ग्लास और जितना। ग्लास में कितना होना चाहिए, 80%। और भैया एक चीज ये बताइए, कितने सब्जेक्ट और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके हिसाब से स्टूडेंट को करके आना चाहिए ऑफलाइन ज्वाइन करने से पहले? मैं तो यही बोलूंगा सब पढ़ के नहीं, आओ, 3 क्योंकि महीने अभी रखें भी उसके हिसाब से, हाँ, 3 कि मंथ्स। अच्छा 3 महीने अच्छा, में वो कर ले उतना ही। हाँ। मेरे हिसाब से जो पैथो है, पैथो वो पूरा करके आओ, पैथो, माइक्रो, फार्मा, फिजियो, एनाटॉमी छोड़ो, अभी कोई मसला नहीं, वो याद हो जाएगा। पीएसएम को भी छोड़ो, अगर सर्जरी हो सके सर्जरी करके आओ। और क्या बताऊं मैं, फिजियो, फार्मा, माइक्रो, पैथो, आई थिंक दीज 4 सब्जेक्ट्स, फिजियो, फार्मा, माइक्रो, पैथो, अगर ये करके आया वो बंदा मतलब मेडिसिन पढ़ के आया। ठीक है, मेडिसिन और कुछ नहीं होता, यही चीज़ें होती है। तो आई थिंक दीज 4 सब्जेक्ट्स फॉर 3 मंथ्स, जो लास्ट के 3 महीने हैं उसमें पैथो, फिजियो, फार्मा और माइक्रो, ये करके आओ, बहुत कुछ मिलेगा इससे। क्योंकि ये एक ही चीज़ में हेल्प नहीं करती, पैथो अकेला 5 सब्जेक्ट में आती है, तुम्हारी सर्जरी में हेल्प करती है, मेडिसिन में हेल्प करती है, डर्मा में, गायनी में, बहुत कुछ। मैं तो बोलता हूँ कि पैथो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। लोग बोलते हैं मेडिसिन है, पीएसएम है, गायनी है, मैं बोलूँगा पैथो से 40-50 क्वेश्चन होते हैं, नॉट डायरेक्टली बट पैथो बेस्ड। तो ये है। तो थैंक यू आपका बहुत, आपने प्रीशियस टाइम दिया नहीं, हमें। हाँ। और पहली कोई बात। एपिसोड के आप मतलब पहले हमारे दूसरे सीज़न के पहले आप गेस्ट रहे हमारे चैनल पे, तो उसके और लिए आपने बहुत थैंक बहुत यू। सारी जानकारी दी जो हमें और जूनियर्स को बहुत हेल्प बहुत हेल्प मिलेगी। मिलेगी। हम्म, एंड इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं अपने फैमिली या फिर अपने दोस्तों को जो कि वोश में हैं, हाँ। तो आप बोल सकते हैं उनके लिए। बस मेरी फैमिली तो सारी ओश है, मेरे जूनियर्स जो भी वहाँ पे मुझे जानते हैं या जिनको मैं जानता हूँ, मैं यही बोलूँगा जो जो मैंने स्ट्रेटजी शेयर की है ना अभी। और एक चीज़ पे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, जब तुम ऑफलाइन आओ, ब्रेक का यूटिलाइज करो, ब्रेक का टाइम तुम्हारा, पता नहीं मैंने बोला या नहीं, ब्रेक का टाइम यूज़ करो, जो 15 मिनट 1 घंटा मिलता है उसमें आके उसको पढ़ो। जो तुमने सर से अभी पढ़ा था ताज़ा ताज़ा, वो एक रिवीजन सर का हो गया, दूसरा रिवीजन तुम्हारा वो ब्रेक में हो गया उसका। जब तुम लास्ट में बैठोगे ना, 9 आवर्स की क्लास करके, फिर जब तुम उस चीज़ को पढ़ोगे ना, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी तुमने वो 2 घंटे यूटिलाइज किए ब्रेक वाले। ब्रेक चार होती है 1 घंटे की, 15-15 मिनट की, तो वो 20-20 मिनट की होती है, तो 2 घंटे तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया, और फ्रेश पढ़ लिया, क्योंकि फ्रेश चीज़ें जल्दी याद रहती है। फिर जब तुम शाम को पढ़ोगे, तुम पीछे वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे जो ऑलरेडी हुआ है, आप समझ रहे हो, और फिर तुम्हें क्वेश्चंस के लिए टाइम मिलेगा। दिस इज द बेस्ट मैसेज फ्रॉम माय साइड टू माय जूनियर्स। ये गिफ्ट है, मतलब मेरी तरफ से है। मैंने सर को भी बोला था ये, तो सर ने भी फिर बाकी इंस्टीट्यूट्स में बोला, उनको पसंद आई थी मेरी ये स्ट्रैटेजी। तो मुझे लगता है ये चीज़ करना चाहिए बच्चों को। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंकल। अंकल थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने सपोर्ट किया शाहिद भाई को कि उनके इतने अच्छे मार्क्स आए? और थोड़ा कुछ सा बताइए इनके बारे में कि हाँ, घर पे कैसे मतलब पहले से शरारती थे कि मतलब पढ़ने वाले ही थे वो? सिंसियर पहले से ही थे कि नहीं थे इस चीज़ों को? नहीं, सब इसमें जो है, पहले तो शुक्र अल्लाह का, इस चीज़ में जो है इसकी अपनी मेहनत है। और बिल्कुल। जो है पहले से इसका शौक ही इसी के अंदर था। और मैंने इसको एक ही चीज़ बताई, यार ये लास्ट चांस है, सेकंड चांस नहीं मिलने वाला। मैंने इतने बोला इसको, क्योंकि ये आपका लास्ट चांस है, सेकंड चांस नहीं मिलने वाला। क्योंकि दोबारा जाना ये तो मुश्किल ही हो जाता है, दूसरे बहुत सारों से मुश्किल ही हो जाता है रिवाइज।
हाँ, इसलिए मैंने उसको पहले ही बता के रखा था, यार आप टाइम ज़ाया मत करो, कहीं पर भी, ओश में जो थे वहाँ पर भी टाइम ज़ाया मत करो, दिल्ली में आए, मैंने बोला टाइम ज़ाया मत करो, यहाँ तक कि एग्ज़ाम देने के सवेरे तक। उस दिन मैंने बोला उसको फ्री हो जाओ, आप सो जाओ रात को आराम से, टेंशन नहीं, आराम से फ्री हैंड जाके एग्ज़ाम दे दो, डरो मत। और अंकल रिजल्ट आया तो आपका रिएक्शन क्या था? पहले तो ये घबराहट हो रही होगी कि नहीं, 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 निकलेगा नहीं, कि मुझे इस चीज़ की कोई घबराहट ही नहीं थी, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम दे के निकला ना अंदर से, मैंने फ़ोन लगाया। नहीं, इसी ने फ़ोन लगाया उसी टाइम, पापा मैंने एग्ज़ाम दे के निकला हूँ बाहर, पहले जो पहला सेट था, उसमें इसने बताया, निकलते ही मैंने ऐसा करा, ऐसा करा, ऐसा करा। मैंने अपने यहाँ ना कैलकुलेटर लगा के रखा, ऐसा है। और दूसरे बारी जब निकला शाम को, इसने बताया ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मैंने कैलकुलेट करके रखा, मैंने बोला ये पास है, कोई नहीं 200 के करीब है ये। तो जब इसका 12th एग्ज़ाम था ना, 12th, उस दिन भी इसने, मैंने आते ही बताया, पापा मैंने इस तरह का, इस तरह का, इस तरह करा। मैंने उस टाइम भी इसका टारगेट लगाया, मैंने बोला 400 से 400 के आसपास है ये, और फिर था उस दिन 430 12th में। हाँ, जो मैंने टारगेट लगाया था उससे ही ऊपर चला गया। आज भी मैंने इसके कहने के ऊपर अंदाज़ा लगाया, 200 मेरे को लग रहा था, 200, मगर उससे भी ऊपर ही चला गया, ऊपर ही, हाँ। क्योंकि मैं माइनस रखता हूँ। अंकल अब नीट पीजी भी निकलेगा भैया का, टेंशन मत लीजिएगा। इंशाल्लाह वो सब तो निकलना ही है, हाँ, वो तो निकालना ही है। हाँ, मेहनत इतनी हुई है, बेकार नहीं जाएगी, अब तो आगे नहीं, हेल्प ही होगी। बेकार तो करनी ही नहीं है, इतनी नहीं, मेहनत आपने करनी सही है। बोला कि लास्ट चांस जो होता है ना, वो एकदम दिल पे लगती है बात कि लास्ट चांस, मतलब पापा बोल दिए, बहुत बड़ी बात है वो। हाँ, मैं ये इसका और इसकी एक बहन भी है, उसका भी आज ही रिजल्ट आया, वो भी पास है, और मैंने उसको भी ये बोल के रखा है, आपका गोल भी यही है, आप गोल के तरफ नज़र रखो, इस वक्त के मार्क्स मुझे मैटर नहीं करते, मैटर है मुझे कल आपको नीट देना है, मुझे वही मैटर करता है। पापा ने जो वो बोला था ना लास्ट चांस, एक्चुअली वो बात कहाँ की है, जब मैं नीट दिया था तो कुछ इश्यू हुआ था मेरा कि मैं 2-3 महीने नहीं पढ़ पाया, और फिर मुझे देना पड़ा नीट फिर भी, तो उस टाइम नहीं हो पाया। तो फिर मुझे जब जाना पड़ा बाहर, मतलब जो बीडीएस छोड़ के जाना पड़ा, तो फिर पापा बोल रहे कि भाई अब करके दिखाना है, नीट यहाँ नहीं हुआ लेकिन उसके आकर तुम्हें एफएमजी निकाल के दिखाना है कि भाई यही लास्ट चांस है तुम्हारा, वही बातें बोल रहे हैं हाँ, उसी एक्चुअली। का। अच्छा, हाँ, और बहुत जो बड़ी बात है, रिवीजन का आपने बोला, उतने टाइम तक रखा उस बात को। जी, और जो रिवीजन का बोला, ये सीनियर्स को देखा है मैंने, बहुत मुश्किल होती है सेम चीज़ें फिर से रिवाइज करना, फिर से पढ़ना, इट्स सो डिफिकल्ट। सेम जगह जाना, सेम रातें, सेम वक्त, सेम पेरेंट्स को रात भर मतलब कॉल करना, ये है वो है, तो वही चीज़ है भाई, बहुत बड़ा इशू है ये। मैं देख रहा हूँ 149 मेरे दोस्त को आए, लाइक क्या ही बताऊँ, वो बेचारा क्या सोच रहा होगा कि एक क्वेश्चन सीधा हो जाता, फिर इस चीज़ में इंसान लग जाता है। तो मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ भाई, बहुत पहले से ही पढ़ो, पहले से ही पढ़ो, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ो इंशाल्लाह। क्योंकि अगर तुम ऑनेस्ट रहोगे अपने साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी कंट्री के लिए, तो डेफिनेटली डॉक्टर बनो, एग्जाम आराम से निकल जाएगा, कुछ नहीं लगेगा, इजी हो जाएगा सही सब। बात। हम सब बच्चों को यही कहते हैं इस वक्त, इस आपके थ्रू, आप गए हो, अब अपने माँ बाप का जो है सपना पूरा करने के लिए गए हो, आप खुद के लिए नहीं गए हो, अपने माँ बाप पहले उनका देखो, आप टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ो, और एग्ज़ाम ये कौन सी बड़ी बात है, एग्ज़ाम फिर जब आप पढ़ोगे एग्ज़ाम कोई बड़ी बात नहीं है, फिर ये कोई बात ही नहीं है, एग्ज़ाम क्यों नहीं निकलेगा जब सही सही पढ़ा बात होगा, है। बस पढ़ो, मेहनत करो, एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा पास। तो ये हेल्प करेगा, मेरे को भी हेल्प किया। ओके गाइस, तो वीडियो हम यही एंड करते हैं, और आपको थोड़ा भी हेल्प मिला हो, वैसे तो हमें तो बहुत हेल्प हाँ, मिला इस वीडियो से, तो हमारा तो लाइक है पहले से ही, आप ज़रूर लाइक करना, और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, कमेंट करना, भैया ज़रूर रिप्लाई करेंगे और उस चीज़ भैया की पे। इंस्टा आईडी दे दिया जाएगा इंस्टा वीडियो आईडी के मेंशन है, डिस्क्रिप्शन। अगर कोई चाहता है पर्सनली कनेक्ट करना, इनसे मेंटोरशिप लेना या गाइडेंस वगैरह, तो कर सकता है मैसेज। चलिए, थैंक यू। कोई